हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। ओके, सो देखो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। पहली क्लास हमारी प्रैक्टिकल की, पूरी प्रैक्टिकल सीरीज में आपको अलग अलग प्रैक्टिकल्स देखने को मिले हैं। एग्जाम पास आ रहे हैं सभी लोगों के, बिल्कुल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का प्रैक्टिकल होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जनरली हम लोगों ने टीचर्स के मुंह से ये वर्ड ज्यादा सुना होगा, टाइट्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे टाइट्रेशन। चले, तैयार है सब लोग टाइट्रेशन के लिए? बिल्कुल। सो देखो, सबसे पहले सीखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। सो आपको सिंपल वे में अगर मैं टाइट्रेशन का मतलब सिखाऊं तो कुछ ये, मान लीजिए कि आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। इस बीकर में एक सोल्यूशन है, पानी जैसा नजर आ रहा है बट ये एक सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आपको, ठीक है। आप लेबोरेटरी में गए और आपको कहा गया कि आपकी टीचर ने कहा भाई ये लीजिए आपका सोल्यूशन है और आप इसकी कंसंट्रेशन निकालिए। हाँ, वो आपको ये बता देंगे कि ये सोल्यूशन एसिड का है, बेस का है, या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का है, या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। क्लियर? तो आपको ये चीज बता दी जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसकी मोलैरिटी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, कितने मोल्स पर लीटर है या कितना मास ग्राम पर लीटर है, ठीक है। सो अब ये हमारा टास्क है, तो इसी का सेंस होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर? कि किसी अननोन सैंपल या सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। लेकिन सवाल उठता है कि हम किस तरीके से निकालेंगे भाई? हम देखेंगे क्या, कैसे निकालेंगे भाई कंसंट्रेशन? तो ऐसे अकेले तो काम नहीं बनेगा। सो नॉर्मली क्या है, आप लोगों को इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको इसको रिएक्ट करवाना है, इसको टाइट्रेट करना है, इसकी रिएक्शन करनी है किसी दूसरे सॉल्यूशन से, और वो दूसरा सॉल्यूशन इसके अपोजिट होना चाहिए। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर दिया हुआ सब्सटेंस आपका, दिया हुआ सॉल्यूशन आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवाना है। हालांकि मेरे हाथ में KMnO4 है, आप लोग समझ चुके होंगे, आज मैं आपको KMnO4 की टाइट्रेशन करवाने वाला हूं, ठीक है। अगर ये एसिड है तो आपको दूसरा सब्सटेंस बेस का लेना होगा, अगर बेस दिया हुआ है तो आपको एसिड। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स अ वे और अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द concentration of given unknown solution by reacting it with or titrating it with another solution which is totally complementary or opposite to the given one। क्लियर ये वाली बात? अब सवाल उठता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में दो टाइप के रिएक्शंस हैं, दो टाइप की टाइट्रेशंस हैं, ठीक है। सो एक को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन, हमारे पास एक होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन, और जो हमारी दूसरी होती है वो है आपकी एसिड बेस टाइट्रेशन। कौन सी है? एसिड बेस टाइट्रेशन। ये देखिए, ये 12th के सिलेबस एकेडमिक एग्जाम में जनरली होता है और ये 11th में प्लेस करते हैं, ठीक है। सो हालांकि मैं कंप्लीट टाइट्रेशन की वीडियोस आपको दूंगा, बट अभी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन को सीखेंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन में आप देख सकते हैं आपके दो सब्सटेंस मिलेंगे आपको, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई, और दूसरा कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली 12th के सिलेबस में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की दो पार्ट्स करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स में। एक आपका मोहर सॉल्ट होगा, इसकी टाइट्रेशन सीखनी है, और एक आपका है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इन दोनों के टाइट्रेशन सीखेंगे, किसके साथ, कोई बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नन अदर देन यस KMnO4। हालांकि इसके अलावा भी हमें पता है कि कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बट एकेडमिक एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा। सो KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन आज मैं आपको सिखाऊंगा, फिर KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड की नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है, और हम इस केस में अलग अलग टाइप की टाइट्रेशन सीखेंगे, यानी रिएक्शंस। एक सैंपल आपको अननोन कंसंट्रेशन का मिलेगा और दूसरा जो हम जिससे रिएक्ट करवाएंगे वो हमारा नोन कंसंट्रेशन का होगा। तो इस तरीके से हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो तैयार है सब लोग? चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ बच्चों, तो आपके सामने आपका टाइटल यानी टास्क आ चुका है, ठीक है। टास्क हमारा रहेगा आज का टाइट्रेशन,
और KMnO4 की टाइट्रेशन किसके साथ? मोहर सॉल्ट के साथ। KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो आपका मोहर सॉल्ट है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। साथ में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट .6H2O, हेक्साहाइड्रेटेड होता है। आप सबको ये बात पता होगी, मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट में आता है। डबल सॉल्ट मतलब जो दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का ये एक कॉम्बिनेशन है। क्लियर? अच्छा, तो टास्क देखिए क्या है हमारा, एम। तो ध्यान से एम को पढ़ते हैं और समझते हैं। भाई लिखा हुआ है टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। भाई हम लोगों को एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या? जिसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को पता है, ठीक है। सो हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है और वो भी कितनी मोलैरिटी का? m/50। देखा, पता है मोलैरिटी। सो m/50 का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। और किसका बनाने के लिए कहा गया? मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर? सो मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर? अब यहां पे देखना है ये कि उस सॉल्यूशन को यूज भी तो करना है। उस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है? यूज। क्या निकालने के लिए? यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट, क्या निकालना है बच्चों? मोलैरिटी और स्ट्रेंथ। भाई किसकी निकालनी है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ? unknown KMnO4 solution. Here unknown word is clearly representing that the KMnO4, the concentration of KMnO4 that we do not know. हमें पता ही नहीं है कि भाई KMnO4 की concentration क्या है। unknown का मतलब ये नहीं है कि वो substance कौन सा। unknown यहाँ पे represent करता है कि उसकी concentration हमें नहीं पता। अब यहाँ पे दो parts हैं, एक known concentration का solution होगा जिसे हमने क्या बोला? standard, और एक unknown concentration का solution जो कि हमारा क्या है? KMnO4। तो हुआ, अब इन दोनों को किसी तरीके से रिएक्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कर दें, हमारा ये एम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। भाई देख पा रहे हैं, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। भाई हम सबको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा रिएक्शन, या जिसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? रिएक्शन वर्ड ना यूज करके हम ज्यादातर वर्ड कौन सा यूज करेंगे? टाइट्रेशन बिटवीन KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट। सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब आपको क्लियर समझ आएगा कि हम किस तरीके से काम करें। तो पहला टास्क ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये वाला टास्क कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो तीन बातें कौन सी ध्यान रखनी है कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी क्या है, ठीक है। सो हमें जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी है 1/50 मोल पर लीटर, ठीक है। m/50 का मतलब है 1/50 मोल पर लीटर। अब सवाल उठता है ये कि इतनी मोलैरिटी का अगर मुझे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो लैब में मुझे वही सॉल्ट दे देंगे वो, लेकिन मुझे सॉल्ट का कितना वेट करना है, मतलब वजन कितना करना है, अरे कितना मास उसका हमें यूज करना है। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है, ठीक है, सबसे पहले पता लगाना है कि उसका वजन कितना है, ठीक है, कितना सब्सटेंस का उस मोहर सॉल्ट का वजन हमें लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काम यहां तक का आप रिकॉर्ड एक बार कर लें और आगे चलते हैं। सो हमारा पहला जो टास्क है वो क्या था कि सॉल्यूशन कैसे बनाना है ना। सो वेइंग, इसके लिए वही वजन करना पड़ेगा। भाई आपको सॉल्ट दे देंगे, इस तरीके से आपको सॉल्ट मिलेगा और अब सॉल्ट को कितना लेना है वो तो आपको वजन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, वेइंग फॉर द प्रिपरेशन of m/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो चलिए, हमें मोलैरिटी पता है। सो ध्यान से देखें, हमें मोलैरिटी 1/50 मोल पर लीटर दी हुई है। साथ ही साथ भाई कितने वॉल्यूम में बनाना है सॉल्यूशन?
वो डिपेंड करता है कि आपके लैब में आपका जो ग्रेजुएटेड फ्लास्क है या जिसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, तो ये फ्लास्क कितनी कैपेसिटी का है। वो 250 ml का देंगे आपको, यानी 250 ml का प्रोवाइड करेंगे, या फिर 100 ml का प्रोवाइड करें, जनरली 250 का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे, तो इसलिए मैं वॉल्यूम कितना लूंगा सोल्यूशन का, 250 ml। So using the volume and molarity we can have weight। हम सबको पता है कि कितना वेट प्रोवाइड मतलब हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, याद दिलाएं बिल्कुल, इट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इफ इट इज इन ml देन आपको याद होगा 1000 फैक्टर्स देयर। देखिए वेइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल, तो ये कितना दे रखा है, 1/50 इज इक्वल, हमें W की वैल्यू निकालनी है और बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर दो, फटाफट कैलकुलेशन कर दो। और मोहर सॉल्ट, भाई ये जो भारी भरकम सा ये जो दे रखा है, इसका जो मोहर सॉल्ट का जो वजन है, मोलर मास जो होता है वो होता है 392 ग्राम पर मोल, क्लियर। सो यहाँ पे लिखेंगे 392 और ये 250। आफ्टर कैलकुलेशन, बेस्ट कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करना, इसका आंसर आएगा 1.96 ग्राम। कितना आएगा, 1.96। ये है जो हमें वे करना होगा, जो हमें सॉल्ट दिया जाएगा, हमें वेइंग बैलेंस से 1.96 ग्राम वे करना है। और फिर देखिए आगे का प्रोसीजर, यहां तक नोट करें, फिर चलते हैं वेइंग करने के लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वेइंग। देखिए ये हमारे पास मोर सॉल्ट दिया हुआ है, क्लियर है, अमोनियम फेरस सल्फेट, हाँ जी। तो अब आपको ये देखिए डिजिटल बैलेंस है, आजकल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है तो एनालिटिकल बैलेंस यूज़ नहीं करते, काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने कुछ सॉल्ट इसमें निकाल लिया है पेपर पे, और हम वॉच ग्लास यूज़ करते हैं और वे करते हैं 1.96, क्लियर। तो ये देखिए वे करेंगे, सबसे पहले वॉच ग्लास रखेंगे और ये 21.56 है। आप स्टूडेंट्स दो तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। आपको याद है कि अगर आपको 1.96 ग्राम मोर सॉल्ट लेना है तो आप या तो इसमें ऐड करके 1.96 ऐड करेंगे जो कि 23 पॉइंट समथिंग आएगा, या आप डिजिटल बैलेंस का फायदा उठाते हैं तो आप इसके वे को माइनस कर सकते हैं। देखो इसका वे माइनस हो चुका है, अब हम लोग 1.96 वे करने वाले हैं। कितना, 1.96। तो हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा नहीं ऐड करना है। एरर भी शो कर रहा है 1.94, और यहाँ से आपका ये 1. ठीक है, तो इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं हम लोग 1.96 के लिए। चलिए 1.96 नहीं आ रहा है, इसका मतलब भी कुछ एरर शो कर रहा है, तो हम 1.97 लेंगे, बट आप ध्यान रखिएगा। और अब ये तैयार है हमारा सॉल्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए। चलिए हाँ बच्चों, तो हमारे पास देखिए 1.96 ग्राम मोर सॉल्ट है, और इस 250 ml फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। इस 250 ml फ्लास्क में एक मार्क लगा हुआ है, यहां तक देख सकते हैं, ये यहां तक आपको सोल्यूशन बनाना है इस मार्क तक, ठीक है। तो ये हमारा 250 ml तक की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसफर करेंगे तो इसका माउथ बहुत छोटा है, तो आप क्या करें कि कोई भी पार्टिकल आपका बाहर ना गिरे, तो आप इसके लिए फनल यूज करेंगे, ठीक है। सो हम लोग फनल यूज करने वाले हैं इस तरीके से, और ये आप देख सकते हैं। और आपको वॉश बॉटल भी यूज करनी पड़ेगी, तो वॉश बॉटल से इसको आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। ये इसके ऊपर सभी क्रिस्टल्स को आप वॉश आउट करेंगे, और एक भी पार्टिकल, एक भी क्रिस्टल आपको बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर वे बदल जाता है, वजन अगर चेंज हो जाएगा, तो आपके मोलैरिटी में फर्क आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से पानी को यूज़ करते हुए सभी पार्टिकल्स को नीचे वॉश डाउन कर देंगे। अब फनल हटाना है आपको, और इसकी कॉर्क को यूज़ करते हुए ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो आपके ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको अच्छे से शेक करते हुए डिज़ोल्व करना है, ठीक है। प्रॉपर डिज़ोल्व करना है, कोई भी पार्टिकल आपका अनडिज़ोल्व ना रहे।
यहाँ पे एक प्रिकॉशन का ध्यान रखिएगा, जब आप सोल्यूशन बना रहे हैं, जब आपके क्रिस्टल्स आप डिसॉल्व कर रहे हो मोहर सॉल्ट के, तो उस दौरान बच्चों आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि अदरवाइज आपका मोहर सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ब्राउन कलर का हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस हम लोग इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, लगभग हाफ टेस्ट ट्यूब। क्लियर? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ध्यान दीजिएगा, उसी 250 ml में इसका सोल्यूशन भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले 250 ml सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद इसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो नहीं, आप पहले ही इसे ऐड करेंगे और ये आपका टोटल 250 ml में इंक्लूड होगा। सो इस तरीके से सभी क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें टोटल अप टू द मार्क वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए अप टू द मार्क वाटर फिल करते हैं। ये कुछ इस तरीके से वॉश बॉटल को क्लियरली यूज करते हुए आप, तो इस तरीके से आप अप टू द मार्क भरेंगे। और मेरे पास ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, ये अप टू द मार्क आपको इसको फिल करना है और ये आपका टोटल 250 ml का स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इस सोल्यूशन को यूज करेंगे टाइट्रेशन के लिए और KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम और इसको यूज करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग तैयार हैं अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, जो कि हमारा M/50 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन था। अब इस सोल्यूशन की एक फिक्स्ड क्वांटिटी, अभी 250 ml है, इसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम क्या करेंगे, अपने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। अब कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। आप पिपेट यूज करेंगे, नॉर्मली हम लोग पिपेट यूज करते हैं ताकि एक्यूरेट वॉल्यूम ही ट्रांसफर हो, अदरवाइज हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। सो हम पिपेट से इसका 10 ml, ये 10 ml की पिपेट हमने ली हुई है, इसमें से 10 ml वॉल्यूम सक आउट करेंगे और कुछ इस तरीके से इसमें एक मार्क लगा हुआ है, वहीं तक आपको सक आउट करना है। ग्रिप बहुत तेज होनी चाहिए, आपका अंगूठा बहुत तेजी से, ये लीजिए। तो इस तरीके से मार्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको हल्के हाथों से इस तरीके से लीव करना है कि वॉल्यूम एक्यूरेट ही आए। और कलरलेस लिक्विड का हम लोअर मेनिस्कस देखेंगे, बिल्कुल मार्क तक आपको लेना है, ठीक है। ये 10 ml है, इसको एज इट इज ऊपर से इस अंगूठे को दबाए रखेंगे, एक भी ड्रॉप आपकी जानी नहीं चाहिए। अब आप इसे छोड़ देंगे और सारा का सारा वॉल्यूम आपका कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये 10 ml हमने अपना मोहर सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया। अब इस 10 ml सोल्यूशन में थोड़ा आपको हाफ टेस्ट ट्यूब अबाउट क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद है सल्फ्यूरिक एसिड हम पहले भी ऐड कर चुके थे जब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना रहे थे। तो उस केस में आपको हाइड्रोलिसिस से सेव करता है सल्फ्यूरिक एसिड, आपका हाइड्रोलिसिस से सेव करता है मोहर सॉल्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट हाफ टेस्ट ट्यूब वो इसमें ट्रांसफर करेंगे, ताकि इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम हम लोग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है तो ये एसिडिक मीडियम में होती है। अब हम तैयार हैं टाइट्रेशन करने के लिए। ये आपका कोनिकल फ्लास्क रेडी है टाइट्रेशन के लिए। हाँ बच्चों, सो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल तैयार है, 10 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसमें हमने एसिड ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। लेकिन क्या हम टाइट्रेशन एज इट इज स्टार्ट कर दे, तो नहीं, दो बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो ये कि टाइट्रेशन यानी रिएक्शन करने से पहले आपकी कॉपी में आप पहले ही ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार कर लें। आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरीके से हो, जिसमें सीरियल नंबर का एक कॉलम हो, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम, आपकी ब्यूरेट में इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपका KMnO4 का, उसके बाद फाइनल आफ्टर टाइट्रेशन कितना वॉल्यूम पहुंचा है और उसके बाद कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। सो हमें यही तो चेक करना है कि हमारे इस 10 ml सोल्यूशन के लिए क्या वॉल्यूम हमारे गिवन अननोन सोल्यूशन का रिक्वायर्ड है। क्लियर है? और साथ ही साथ टाइट्रेशन से पहले एक और बात का ध्यान रखें भाई, एंड पॉइंट जो होगा उसका पता लगाने के लिए इसमें इंडिकेटर ऐड करना है या नहीं। इंडिकेटर जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी रिएक्शन कब पूरी हो जाएगी।
तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो KMnO4 की टाइट्रेशन होती है, जो कलर्ड सोल्यूशन की टाइट्रेशन है, उसके लिए हमें इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन और देखते हैं बहुत ध्यान से। रीडिंग हमारी 0 पे है, सो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियल रीडिंग 0 ml लिख रहा हूं, ठीक है। ऊपर से चेक कर लिया हमने 0 ml। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन चालू करते हैं और टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन जब तक आपको कंप्लीट करनी है जब तक कि आपके सॉल्यूशन का लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता। सभी ड्रॉप्स जैसे ही नीचे गिर रही हैं, कांस्टेंट शेकिंग के साथ आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ताकि हर एक KMnO4 पार्टिकल हर एक मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर दे। लगातार इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका परमानेंट लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता। इस टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो परमानेंट लाइट पिंक कलर है। बहुत हल्के हाथों से फ्लो आपका बहुत कंट्रोल में होना चाहिए। एक्सेस वॉल्यूम अगर गया तो ध्यान दीजिएगा आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो एटलीस्ट 1-2 रीडिंग आप बहुत एक्यूरेसी के साथ लिखिए। बस देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आपका अब आप कितना भी शेक कर रहे हैं, पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। और यही आपका कलरलेस से जो लाइट पिंक कलर है, यही रिप्रेजेंट करता है आपके एंड पॉइंट को। तो अब मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर हमारा आ चुका है, ठीक। अब मैं यहाँ पे रीडिंग अगर चेक करता हूं तो रीडिंग हमारी आ रही है 4.0 एग्जैक्टली। रीडिंग बहुत अच्छे से देखिए यार, कलर्ड सोल्यूशन है आपका ऊपर वाला स्टैंड अननोन सोल्यूशन। तो आप अपर मेनिस्कस देखेंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4.0 में। तो फाइनली वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ हमारा, यस हमारा वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है 4 ml। सेम प्रोसीजर आप ट्वाइस और थ्राइस रिपीट करेंगे। आपका जो सोल्यूशन परमानेंट पिंक कलर का आ गया है तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे और वापस उसमें फिर से 10 ml सोल्यूशन आप लेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस को बार बार आप रिपीट करेंगे जब तक कि 2 या 3 रीडिंग आपकी कॉन्कॉर्डेंट मतलब सेम नहीं आ जाती, ठीक है। सो ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे इस तरीके से। और आप चलते हैं कि वॉल्यूम जो हमने निकाला है उसको कैसे यूज करेंगे हमारी कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए आपको सिखाते हैं कैलकुलेशन कैसे करें। हाँ बच्चों, तो हम लोग तैयार है अपने सेटअप के साथ, जिसमें आपको मैं कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ कि भी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है। देखिए मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल ऑलरेडी बोर्ड पे बनाई हुई है जो हमने कॉपी में रिकॉर्ड की हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम है KMnO4 का, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 वो हमारा 4.0 हमने लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि 2 वॉल्यूम एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो आपको ऐसे में 2 रीडिंग से ज्यादा रीडिंग लेनी होगी, एटलीस्ट थ्राइस और कहीं ना कहीं जो है ना 4 टाइम भी लेनी पड़ जाती है कई बार रीडिंग। तो 2 वॉल्यूम एटलीस्ट आपके कॉमन होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उस साइड मैंने लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में हमने मोहर सॉल्ट का लिया था वो हमने 10 ml पे पिट आउट किया था, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन। इंडिकेटर हमने इस टाइट्रेशन में यूज नहीं किया और KMnO4 ही हमारा सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा था। तो ये बातें आपको सारी के सारे ध्यान रखनी है और अपनी कॉपी में लिखनी होगी, जो आपकी एग्जाम वाली नोटबुक होगी, एग्जाम की जो कॉपी होगी। सो एंड पॉइंट हमारा क्या है, टाइट्रेशन हमने बंद कब की, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन क्या था, ये था कलरलेस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट पिंक कलर में। कई बार क्या हो जाता है कि आप लोग लाइट पिंक कलर की वजह डार्क पिंक कलर कर देते हैं, तो जब एक्सेस वॉल्यूम आप ऐड करेंगे तो वो कलर जो है डार्क हो जाएगा और आपका वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा नोट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें और कहीं ना कहीं लाइट पिंक कलर तक ही रखें उसे, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए कि कैलकुलेशन किन तरीकों से किया जा सकता है। सो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट मोलैरिटी। सो एक मेथड है आपका बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, आप इसको यूज करके कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। आपके 2 सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन आपका लेफ्ट साइड सपोज आपका KMnO4 के लिए है और राइट साइड आपका सपोज मोहर सॉल्ट के लिए। सभी टाइट्रेशन जितनी भी आपके सिलेबस में है या जो भी टाइट्रेशन आपके टीचर्स करवाते हैं, ठीक है, इसी मेथड से होती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक है आपका बाय इक्विवेलेंस मेथड,
ठीक है, इक्विवेलेंस मेथड इससे आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड से आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जिसमें हम A1 M1 V1 और A2 M2 V2 अभी सभी पार्ट्स बताएंगे। इनमें M1 V1 क्या है, N1 मतलब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें A1 या M1 V1 क्या है। सो मान लीजिए ये वाली साइड हमारी KMnO4 के लिए है और वो वाली साइड आपकी मोहर सॉल्ट के लिए है। दोनों में से कोई भी मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको KMnO4 वर्सेस जो आपकी KMnO4 की टाइट्रेशन आपने की है मोहर सॉल्ट के साथ, इसकी आयनिक इक्वेशन दोनों में ही रिक्वायर्ड होगी। भाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है और मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको बैलेंसिंग कोफिशिएंट मोल्स चेक करने। तो आइए सबसे पहले आयनिक इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम दोनों मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो आपने अगर ये नोट कर लिया है तो मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूं और हम लोग आयनिक इक्वेशन पहले लिखेंगे ताकि मोल्स वहीं से पता लग जाएं। और ये जो A1 और A2 है, दीज आर द एन फैक्टर। A1 एन फैक्टर किसका है, KMnO4 का, और A2 किसका है, मोहर सॉल्ट का। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट आपका मेथड होता है जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिलता है। तो ये हिस्सा मैं हटा देता हूं और हम लोग आयनिक इक्वेशन लिखते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। इक्वेशन लिख के दिखाते हैं आपको, ये रही MnO4 माइनस पर मैंगनेट आयन जो कि KMnO4 से आते हैं और मोहर सॉल्ट से फेरस आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मोहर सॉल्ट से हैं वो आयंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पर मैंगनेट आयन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और KMnO4 के जो पर मैंगनेट आयन ये मैग्नीज में अपने आप को रिड्यूस करते हैं और ये आपके Fe3+ में फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज करते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शंस तो बैलेंस करनी बहुत बढ़िया इस तरीके से आते हैं आप सबको, बिल्कुल। सो यहां से देखा जाए तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये आपका जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इसने गेन किए होंगे, तो शायद 7 से किस में गया, 2 में। क्लियर है ना आपको ये? ठीक, तो डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं और फटाफट आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर आता है ना, यहाँ मैं लिख देता हूं एन फैक्टर ऑफ, अभी ये हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए। KMnO4 का एन फैक्टर कितना है, 5, क्योंकि 5 का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और फेरस आयंस से फेरिक आयंस में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आपका ये चेंज आया उसमें। तो एन फैक्टर जो है आपका 4 मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1। ठीक है, बैलेंस कंप्लीट करते हैं ताकि मोल्स का पता लग जाए। तो इसको बैलेंस करते हैं पूरा, ये आपका 5 होगा यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस बैलेंस करना होता है, ये 1 रहेगा। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हम लोगों को 4H2O लगाने हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए H+। ये हमारे सामने बैलेंस रिएक्शन है। जहाँ इसके मोल्स की अगर बात करें तो भाई मोल्स कॉन्सेप्ट के लिए मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मोल्स ऑफ KMnO4 जो आएगा आपका, वो आप देख सकते हैं 1 होगा, जबकि मोल्स अगर आप देखें मोहर सॉल्ट के तो वो आप देख सकते हैं कितना है बेटा, हाँ जी 5 मोल्स। तो ये तो रहे मोल्स और ये रहे एन फैक्टर। यूज करते हैं और कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं और आपके पास आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं हटा देता हूं, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। ये वाली साइड हमारी KMnO4 की है, याद रहे, और ये वाली साइड हमारी मोहर सॉल्ट की है। ठीक है, सो यहां पे देखिए KMnO4 के लिए अगर ये तो M1 मोलैरिटी हमें अननोन है, हम मोलैरिटी नहीं जानते, ये हमारा टास्क है निकालना। वॉल्यूम, अपनी जो टेबल हमने बनाई थी उसमें वॉल्यूम हमने देखा था कितना आया था 4 ml। डिवाइड करने पर ये देखिए मोल्स कितने हैं KMnO4 के, 1 इज इक्वल टू आपका ये 1/50 आपको याद है। ठीक है, मोहर सॉल्ट का जो मोलैरिटी थी जो हमें एम यानी टास्क में प्रोवाइडेड थी M/50 यानी 1/50 रहेगा। और जो हमने वॉल्यूम लिया था
हर एक टाइट्रेशन के लिए, ठीक है, हर एक टाइट्रेशन के लिए हमने 10 ml लिया था और ये देखिए मोल्स यहाँ से आएंगे आपके 5। सो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अपना कैलकुलेशंस करके फटाफट देखिए और चेक कीजिए कि आपके पास कितना अमाउंट आता है मोलैरिटी का। जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे और इस चीज को फिनिश कर देंगे। तो कैलकुलेशन में देखा जाए तो ये आपका 2 और ये 2 बाय, ठीक है, 2 बाय 200 विच इज नथिंग बट 1/100 मोल पर लीटर। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे और आपको सीधे ही पता लग जाएगा कि आपकी मोलैरिटी क्या आई है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के बाद आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है। तो स्ट्रेंथ किसी भी सब्सटेंस की कैसे निकालते हैं, जो भी उस सब्सटेंस की मोलैरिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से। तो मोलैरिटी हमने देखा कितनी है 1/100 और जो आपका KMnO4 होता है उसका जो मोलर मास है 158 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है 158 ग्राम पर मोल। सो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट 1.58 ग्राम पर लीटर। विद यूनिट आप अपना आंसर लिखें और फाइनली हम लोग रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट में लिखना होगा कि जो दिया हुआ KMnO4 है, द गिवन अननोन KMnO4 सॉल्यूशन हैविंग दिस मच मोलैरिटी एंड दिस मच स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस पार्ट से हमने मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन पूरा किया। अब मैं आपको सिखाता हूं एन फैक्टर वाले केस से, इक्विवेलेंट वाले केस से। हाँ बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगली कैलकुलेशन जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट की बजाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, मतलब 2 सब्सटेंसेस थे जिसमें आप लेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। किसी भी रिएक्शन में आपके 2 सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो जितने इक्विवेलेंट एक के होते हैं उस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दूसरे के भी होते हैं। सो इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग इक्विवेलेंट निकालते किस तरीके से, एन फैक्टर इनटू मोल्स। ठीक है, एन फैक्टर इनटू मोल्स और ऐसे ही यहां पे मोहर सॉल्ट के लिए एन फैक्टर इनटू उसके मोल्स। ठीक है, सो एन फैक्टर KMnO4 के लिए कितना है 5। KMnO4 का एन फैक्टर कितना है 5। मोल्स को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो मोलैरिटी M1 और उसका वॉल्यूम V1। ठीक है, मोल्स को M1 इंटू V1। ठीक, एन फैक्टर यहां पे कितना आएगा 1। मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होता है 1। ठीक है, और मोहर इसके जो मोल्स रहेंगे M2 V2। एन फैक्टर का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए और जो रिड्यूसिंग एजेंट का है एन फैक्टर उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसके बेसिस पे होता है ये। ठीक है, इसने 5 गेन किए इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं 5 इंटू M1, ये मोलैरिटी हमें निकालनी है। वॉल्यूम फॉर ईच टाइप, मतलब नॉर्मली जो हर एक टाइट्रेशन में जो वॉल्यूम आ रहा था KMnO4 का वो ऑब्जर्वेशन टेबल में याद है 4 आएगा। 1 इंटू M2 क्या रहने वाला है 1/50, याद है आपको, और ये हर एक टाइट्रेशन के लिए 10। जब आप ये कैलकुलेशन वापस करोगे तो आपका वापस आंसर सेम आएगा और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से इन चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है, 5 इंटू 4, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो वापस आपका सेम आंसर रिपीट होगा जिसमें 10 बाय ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 1/100 रहेगा और ये आपका पूरा होगा। सेम आप स्ट्रेंथ का वापस फॉर्मूला लगाएंगे और आप कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी आपने स्ट्रेंथ निकाली थी, बिल्कुल सेम 1.58 आपका आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आपका हो गया ये काम। तो इस तरीके से हमारा जो टाइट्रेशन का पार्ट था जिसमें हमने KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट का स्टार्ट किया था और वो आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर आता है आप 100% मार्क्स लेंगे और बहुत क्लियरली आप टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।